तो देखिए, भागीदारी बजट का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप खुद का पैसा है और यदि खुद आप अपने लिए खर्च करते हैं तो आप उस पैसे को बेहतर ढंग से खर्च करते हैं। खर्च करोगे कि नहीं? आप यदि खुद का पैसा हो और आप यदि खुद अपने पास जानते हैं कि पैसा आप ही का है तो जाहिर सी बात है आप फिजूल खर्च नहीं करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब आपका पैसा खुद का पैसा हो और दूसरे व्यक्ति के लिए खर्चा करना हो तो हो सकता है उसके लिए कुछ फिजूल खर्च हो सकते हैं। ठीक। तीसरी चीज़ ये होती है कि जब आपका दूसरे का पैसा हो और खुद अपने लिए खर्च करवाना हो तो भी इसके लिए क्या हो सकता है? फिजूल खर्च हो सकता है। ठीक। और यदि किसी दूसरे का पैसा है और दूसरे के लिए खर्च करना है तो भी अधिक संभावना रहती है कि उसका फिजूल खर्च हो सकता है। ठीक। तो ये सब सारी चीज़ों के लिए क्या है कि पार्टिसिपेटरी बजट यानी भागीदारी बजट का कॉन्सेप्ट आया। और इसका मेन रीजन ये था कि इसमें क्या है, जो आप लोगों ने संविधान का जो अनुच्छेद 73 और 74वां पढ़े हैं, ठीक, उसी के आधार उसी के मतलब एवज में इसको किया गया है कि भाई लोग विकेंद्रीकरण प्रणाली अपनाई जाए, लोग डिसेंट्रलाइज हों, यानी कि यदि आप सेंट्रल का पैसा होगा और यदि स्टेट के पास आएगा, स्टेट के पास फिर लोकल गवर्नमेंट के पास आएगा और फिर लोकल गवर्नमेंट जब उसको खर्चा करेगी तो हो सकता है उसमें बहुत सारे मिसयूज हो सकते हैं उसके। ठीक। इसलिए क्या है कि लोकल गवर्नमेंट की भागीदारी बढ़ाने के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, विकेंद्रीकरण को बढ़ाने के लिए क्या है, भागीदारी बजट का कॉन्सेप्ट लाया गया। लिख लीजिए इसको 2-4 लाइन। भागीदारी बजट प्रणाली, भागीदारी बजट प्रणाली एक ऐसी बजट प्रणाली है, भागीदारी बजट प्रणाली एक ऐसी बजट प्रणाली है जिसमें लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया भागीदारी बजट प्रणाली एक ऐसी बजट प्रणाली है जिसमें लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया एक स्थानीय क्षेत्र से, जिसमें लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया एक स्थानीय क्षेत्र से सामान्य व्यक्तियों को इस बात का अवसर प्राप्त होता है कि ये सामान्य व्यक्तियों को इस बात का अवसर प्राप्त होता है कि ये निर्णय ले सकें कि स्थानीय निकाय के स्तर पर आवंटित कोषों स्थानीय निकाय के स्तर पर आवंटित कोषों का आवंटन मतलब वितरण का आवंटन किस प्रकार किया जा सकता है, आवंटित कोषों का आवंटन किस प्रकार किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पहला पूर्ण विकसित भागीदारी बजट पहला पूर्ण विकसित भागीदारी बजट 1989 में ब्राजील में अपनाया गया था। 1989 में ब्राजील में अपनाया गया। भारत में संविधान के 73वें 74वें संशोधन के पश्चात
संशोधन के पश्चात स्थानीय निकायों के बजट का यह स्वरूप महत्वपूर्ण हो गया है। स्थानीय निकायों के बजट का यह स्वरूप महत्वपूर्ण हो गया है। अगला हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट पश्चात स्थानीय निकाय के बजट का स्वरूप महत्वपूर्ण हो गया है। प्रदर्शनकारी बजट कैसे रखो क्या लिखे हैं? हेडिंग क्या है आपकी? परफॉर्मेंस बजट। क्या लिखिए? 1949 में हेडिंग डाल लीजिए। 1949 में अमेरिका में हूवर आयोग ने, लिखा हुआ हूवर आयोग ने, अमेरिका में हूवर आयोग ने सर्वप्रथम इसे लागू किया था। हूवर आयोग ने इसे लागू किया था। पैराग्राफ चेंज करिए। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग उसी को पता है प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना था? सरकारी आयोग 1966। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 है। और इसके आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सरकारी मोरारजी देसाई। ठीक, देखिए भारत में प्रथम प्रशासनिक आयोग ने 1969 में प्रथम प्रशासनिक आयोग ने 1969 में प्रथम प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक, लिखा होगा मोरारजी देसाई। प्रथम प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। पुस्तक में अपना लिखना हो लिख लीजिएगा, याद रहे। भारत में प्रथम प्रशासनिक आयोग ने 1969 में यह अनुशंसा की थी कि इस बजट प्रणाली को भारत में भी अपनाया जाना चाहिए। भारत में भी अपनाया जाना चाहिए। इसे 1970-71 में चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया। चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया।
तथा 1975-76 में सरकार के सभी विभागों तथा मंत्रालयों में सरकार के सभी विभागों तथा मंत्रालयों में इसे अपना लिया गया। पैराग्राफ चेंज करिए। यह बजट इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि ताकि लोग यह देख सकें कि सरकार द्वारा लोगों से प्राप्त की गई धनराशि का प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है? अगला पेज का लिखिए, परिणाम बजट, आउटकम्स बजट। परिणाम बजट से प्री एक्सपेंडिचर इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री एक्सपेंडिचर इंस्ट्रूमेंट। इसमें तो टाइम लग रहा है लिखने में, और टाइम जा रहा है। देखिए, वर्ष 2005-06 के लिए के लिए हटा दीजिए, डायरेक्ट लिखा। तो वर्ष 2005-06 में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा परिणाम बजट प्रस्तुत किया गया था। देखिए, बजट पूर्व अवधि में भौतिक उद्देश्यों को वित्तीय आकारों में परिवर्तित किया जाता है। बजट पूर्व अवधि में भौतिक उद्देश्यों को वित्तीय आकारों में परिवर्तित किया जाता है। तथा सामान्य बजट में वित्तीय आकार प्रस्तुत किए जाते हैं। सामान्य बजट में वित्तीय आकार प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि परिणाम बजट में वित्तीय आकारों को पुनः
भौतिक आकारों में परिवर्तित किया जाता है। वित्तीय आकार में वित्तीय आकार प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि बजट में वित्तीय आकारों को पुनः भौतिक आकारों में परिवर्तित किया जाता है। पुनः भौतिक आकारों में परिवर्तित किया जाता है, जिससे कि जवाबदेही तथा पारदर्शिता भी बढ़ती है। 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 जवाबदेही तथा पारदर्शिता भी बढ़ती है। देखिए, अभी आप लोगों ने निष्पादन बजट पढ़ा, परफॉर्मिंग बजट पढ़ा, ठीक। इसके पहले कौन सा था? पार्टिसिपेटरी बजट, उसको समझा दिए थे। निष्पादन बजट का मतलब यह है कि आप ये देख सकते हैं कि आपके जो खर्चे हो रहे हैं वो किस प्रकार हो रहे हैं, कितना उसमें अचीवमेंट प्राप्त हुआ है। ये सब सारी चीज़ें क्या है, एक तरफ से सरकार को मतलब लोगों को भाग्य उसके लिए क्या नाम है कि लोग उसमें अपना देख सकें आपका जो पैसा है वो किस प्रकार खर्चा किया जा रहा है। इसके लिए क्या है, एक कॉन्सेप्ट लाया गया और यही चीज़ क्या है, परिणाम बजट। परिणाम बजट का मतलब ये है कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो बजट आता है तो बजट में क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि हमको इस मद में इतना इतना खर्चा करना है, ठीक। मान लीजिए वृक्षारोपण के लिए सरकार ने क्या किया, 1 करोड़ रुपए खर्च किया। ये क्या हो गया हमारा, एक तरफ से सामान्य बजट हो गया। जैसे हम लोग आप देखते हैं कि सामान्य बजट में हमने टारगेट क्या रखा कि इस बार 1 करोड़ रुपए क्या है वृक्षारोपण पे खर्च होगा। अब परिणाम बजट का मतलब ये है कि जो वृक्षारोपण पर खर्च हुआ है तो इसमें कितना पैसा खर्च हुआ है, ठीक। टारगेट हमारा क्या है, भौतिक, आपने क्या लिखा है, भौतिक आकारों को पुनः वित्तीय आकारों में परिवर्तित किया जाता है। आपने टारगेट क्या रखा कि 100 करोड़ 100 मतलब हमको मान लीजिए 1000 वृक्षारोपण करना है, तो 1000 वृक्षारोपण में आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ा, इसको पुनः फिर क्या है, आप क्या है भौतिक, मतलब टारगेट क्या है आपका भौतिक है, ठीक। आपने टारगेट क्या रखा, वृक्षारोपण को खर्च करने का, और पुनः वृक्षारोपण को आप कितना पैसा आपका खर्च हुआ, इसके आधार पर इसको क्या देखा जाता है, परिणाम बजट देखा जाता है, ठीक। डिफिनेशन समझने के लिए उतना मान लीजिए कभी लिखने के लिए आ जाए, मैंने सोच में बात की बात है। बाकी इससे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि परिणाम बजट आया कब। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि परिणाम बजट कब आया। जेंडर बजट आप पढ़े होंगे, जेंडर बजट सबसे पहले कब आया था, 14-15। किस देश ने सबसे पहले लागू किया था, मतलब ये सब आप लोग कभी पढ़े नहीं है क्या, ये सब सारी चीजें? क्वेश्चन आ चुका है आपका पीसीएस में एक आध बार। हाँ, जेंडर बजट, ठीक है। लिखो एक और बजट, पहले पैराग्राफ चेंज करिए, दिखाते हैं। ट्रिपल पी जो है कॉन्सेप्ट कब आया था, ये भी बहुत बार पूछा गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये भी बहुत बार। परचेजिंग पावर पैरिटी, इसमें दो चीज, नहीं, परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात है। इसका कोई स्पेसिफिक डेट किस बजट के तहत पेश किया गया था और किसने पेश किया, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन द यूपीएससी। इसमें भी पूछा, पीसीएससी में भी पूछा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किस बजट के तहत पेश किया गया और किसने पेश किया। उस समय तत्कालिक समय रहा होगा, उसी समय उसी का आया होगा। पेश कराया था केलकर, विजय केलकर के कमीशन 2015-16 और ये क्वेश्चन 15-16 का पूछा। कई वही चीज है ना कि वो रहा होगा उसी समय, तत्कालिक समय का रहा होगा, इसलिए पूछा होगा। क्या है, अब पैराग्राफ चेंज करिए। पैराग्राफ में 3 पॉइंट लिखना है आपको। सामान्य बजट जो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। सामान्य बजट जो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। सामान्य बजट जो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा पॉइंट, परिणाम बजट जो बजट पर अंतिम निर्णय लिए जाने के पश्चात, परिणाम बजट जो बजट पर अंतिम निर्णय लिए जाने के पश्चात, परिणाम बजट जो बजट पर अंतिम निर्णय लिए जाने के पश्चात वर्ष प्रारंभ होने के बाद प्रस्तुत किया जाता है।
अंतिम निर्णय लिए जाने के पश्चात वर्ष प्रारंभ होने के बाद प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा पॉइंट है निष्पादन बजट। निष्पादन बजट जो वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात प्रस्तुत होता है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, तो देखिए इसमें आप लोगों ने 3 बजट पढ़ा है, एक सामान्य बजट, एक परिणाम बजट और एक निष्पादन बजट। तीनों एक इकोनॉमिक प्रिज्म की तरह काम करते हैं। ठीक, सामान्य बजट अभी आप लोगों ने देखा 1 फरवरी को आया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य बजट कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा कि लगभग 1 महीने 2 महीने तक क्या होगा, इस जो बजट पारित हुआ है इसका क्या है विश्लेषण किया जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें लाई जानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं लाई जानी चाहिए, इसमें कुछ सुधार भी हो सकते हैं, कुछ कमियां होंगी उनको दूर किया जाएगा, कुछ बजट में इधर उधर का होगा उसको मैनेज किया जाएगा। इसके बाद 1-2 महीने बाद क्या होगा, फिर परिणाम बजट क्या लिखा हुआ है, वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, और जैसे आपका वित्तीय वर्ष समाप्त होगा वैसे ही लास्ट में क्या है, निष्पादन बजट। आपने अपने 1 साल की क्रियाओं में कितना जो खर्च किए हैं उसमें से कितना आपने खर्च किया है वो प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, तो ये क्या है आपका, एक तरफ से कहा जाए इकोनॉमिक प्रिज्म की तरह ये काम करते हैं। तीनों बजट का अपने अपने आप में रोल है। एक अगली हेडिंग डाल लीजिए, लाइन आइटम बजट। लाइन आइटम बजट, इसकी हिंदी यही है। ठीक है, हिंदी में भी इसको लाइन आइटम भी कहते हैं। देखिए ये एक ऐसी बजट प्रणाली है, ये एक ऐसी बजट प्रणाली है एक ऐसी बजट प्रणाली है जिसमें बजट के विभिन्न वित्तीय मदों को विभिन्न वित्तीय मदों को बजट की विभिन्न वित्तीय मदों को बजट की विभिन्न वित्तीय मदों को विभिन्न वित्तीय मदों को एक समूह के रूप में शीर्षकवार या विभागवार व्यक्त किया जाता है। शीर्षकवार या विभागवार व्यक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत वित्तीय आंकड़ों को विगत लेखांकन की अवधि के लिए और साथ ही साथ वर्तमान तथा आगामी लेखांकन की अवधि के लिए भी तुलनात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है। आगामी लेखांकन की अवधि के लिए भी तुलनात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है। यह मूलतः एक परंपरागत बजट प्रणाली है। परंपरागत बजट प्रणाली है। ठीक,
परंपरागत बजट प्रणाली का मतलब यह है कि लंबे समय से चलती चली आ रही है। हाँ, जो पहले से ही चली आ रही है, इसमें सारी मदों को विभागों के एक क्रम में रख के और उसका वित्तीय आंकड़ों को, और इसमें आप लोगों ने दो चीज़ें लिखी हैं कि वर्तमान और भविष्य में आने वाली और जो पहले से चल रही योजनाएं, इनका आप क्या है तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मनरेगा का काम चल रहा है, तो मनरेगा में लंबे समय से आप एक्सपेंडिचर देख रहे होंगे, तो अब आगे आने वर्तमान समय में मनरेगा में कितना खर्च किया जाए और भविष्य में भी इसमें कितना खर्च किया जा सकता है, इनका आपस में कंपेयर करके क्या है जब इस बजट को प्रस्तुत किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन आइटम बजट कहते हैं। ये डेट के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसका कब उद्भव मतलब कब आया, इसका डिफिनेशन हमेशा एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक, इसकी जो डिफिनेशन है लाइन आइटम बजट की, वो डिफिनेशन कई बार क्वेश्चन में पूछी गई है कि लाइन आइटम बजट क्या है। ठीक, अगले आपको लोग हेडिंग डालिए लैंगिक बजट, हाँ जेंडर बजट, जेंडर बजट। लैंगिक बजट लिखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार, पहले आप लोग कंफ्यूज मत होइए इसलिए लिख लीजिए 2005-06 जेंडर बजट कब आया था, 2005-06। ठीक, लिख लीजिए, इसको भी पी चिदम्बरम ने ही प्रस्तुत किया था। ठीक, इसको पी चिदम्बरम ने ही प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लैंगिक बजट, क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया था कि लैंगिक बजट की स्थापना कब हुई थी और लैंगिक बजट किसके लिए किस बात पर बल देता है। ठीक, तो लिखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार इस बात का बल दिया गया था कि, इस बात पर बल दिया गया था कि पहली बार इस बात पर बल दिया गया था कि सामान्य विकासात्मक क्षेत्रों इस बात पर बल दिया गया था कि सामान्य विकासात्मक क्षेत्रों में आवंटित कोषों का एक निश्चित भाग, महिलाओं के लिए निर्धारित कर देना चाहिए, महिलाओं के लिए निर्धारित कर देना चाहिए। महिलाओं के लिए निर्धारित कर देना चाहिए। अगला उसी के नीचे से लिखिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार महिला घटक योजना महिला घटक योजना वुमन कंपोनेंट प्लान, 9वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार महिला घटक योजना प्रस्तुत की गई। जिसमें सभी क्षेत्रों में जिनसे महिलाओं का भी संबंध हो, महिलाओं का भी संबंध हो, 30% भाग महिलाओं के लिए, 30% भाग महिलाओं के लिए अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
दूसरा पॉइंट इसी का है, महिला घटक योजना का ही। जहां 100% भाग महिलाओं के लिए आवंटित होता है, जहां 100% यानी कि 100% भाग महिलाओं के लिए आवंटित होता है। जहां 100% भाग महिलाओं के लिए आवंटित होता है। देखिए, महिला घटक योजना में एक ऐसे क्षेत्र या फिर ऐसे मतलब विषय हो सकते हैं जहां पर पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए काम हो, तो वहां पर क्या है 30% भाग महिलाओं के लिए आवंटित है। और कुछ ऐसे वर्क हो सकते हैं जहां पर टोटली महिलाओं के लिए ही आच्छादित हो, आवंटित हो, तो उसमें पूरी के पूरी भाग क्या है महिलाओं के लिए 100% भाग बजट में आवंटित होना चाहिए। जैसे आप लोग प्रसूति सेवाएं देखते हैं, ठीक, महिलाओं के मातृ जननी योजना, जो मतलब एक तरफ से माताओं के लिए जो अलग से योजनाएं होती है, उसमें पूरा का पूरा 100% भाग महिलाओं के लिए ही होता है। ठीक, अगला इसी के नीचे लिखिए 2001 में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति लागू की गई थी। 2001 में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति लागू की गई थी। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पहली बार 2005-06 में लैंगिक बजट प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2005-06 में पहली बार लैंगिक बजट प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य बजट में लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के कोष रिजर्व जो होता है, लक्ष्यों तथा कोषों के आवंटन द्वारा लैंगिक समानता के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। सर्वप्रथम 1984 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा लैंगिक बजट प्रस्तुत किया गया था। ये क्वेश्चन पूछ चुका है पीसीएस में कि सबसे पहले लैंगिक बजट किस देश ने प्रस्तुत किया था। ठीक, अब एक कॉन्सेप्ट है, मैंने आप लोगों को टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया था, उसमें से एक शब्द बहुत फेमस था, इसलिए मैं आप लोगों को अभी देखिए डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है और सेस और सरचार्ज के बारे में बता ही दिया था। ठीक, कराघात क्या है, करापात क्या है, सब सारी चीज़ें कहीं भी आप थोड़ा सा भी देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी बहुत आसान शब्दों में। ठीक, उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी की बात नहीं है। एक नया शब्द है क्यूड प्रो क्यू। इसकी हिंदी भी यही है। ठीक, इसकी हिंदी में भी क्यूड प्रो क्यू ही से कहा जाता है, और फिर इसकी और कोई क्लिष्ट हिंदी हो तो मुझे जानकारी नहीं है इसकी। तो क्यूड प्रो क्यू का जो कॉन्सेप्ट है, आपने रंजन गंगोई का नाम सुना होगा। रंजन गंगोई का नाम सुना है कि नहीं? कौन थे?
है। हाँ, 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जब वो राज्यसभा में सांसद बने थे तो बहुत ज्यादा विषय का चर्चा का विषय बन चुका था, विषय बना था कि नहीं। और सबसे ज्यादा आप न्यूज चैनलों में यही देखे होंगे, तो उसमें से एक शब्द आया था क्यूड प्रो क्यो। ठीक, अब ये क्यूड प्रो क्यो है क्या? इसकी सिंपल सी बात यह है कि जब आप किसी को कोई गिफ्ट और उपहार देते हैं तो बदले में उम्मीद करते हैं कि हमारा जन्मदिन आएगा तो हमको भी बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूड प्रो क्यो कहते हैं। मतलब यह है कि यदि आप किसी को कुछ चीज दे रहे हैं तो बदले में ये उम्मीद कर रहे हैं कि सामने वाला भी हमको देगा। सपोज दैट मान लो तुम किसी को गिफ्ट दे दो 1 साल, और उम्मीद के लिए देते हैं क्या? उम्मीद के लिए देते हैं क्या सभी लोग? नहीं देते। उम्मीद के लिए 2 बार यदि किसी को गिफ्ट देना, तुमको यदि गिफ्ट ना दे फिर देखना तुम तीसरी बार कैसे देते हो। तीसरी बार बाद में तुझे तो छीन के गिफ्ट ले लोगे। तो वही चीज 2 बार दो, और वो तुमको दोनों बार ना दे, तीसरी बार खुदे नहीं दोगे कि हमको तो कुछ देख नहीं रहा है। ठीक, तो लिख लीजिए, इसमें एक लाइन की परिभाषा है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई किसी से कुछ ले, और उसके बदले उसी को सामान्य मूल्य का कुछ लौटा दे, तो इसे इन दोनों के मध्य क्यूड प्रो क्यो के रूप में देखा जाता है। लौटा दे, सामान्य मूल्य का कुछ लौटा दे, तो इसे उन दोनों के मध्य क्यूड प्रो क्यो के रूप में देखा जाता है। अंकित पाठक सर को आप जानते होंगे। अंकित पाठक सर ने जब रंजन गोगोई के बारे में क्यूड प्रो क्यो वाला शब्द आया तो उसको फोन लगा के पूछे कि ये है क्या, पहले ये बताओ। ठीक है, ऐसा क्यों मैं बार बार रंजन गोगोई का नाम ले रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के बारे में, या फिर आपने देखा होगा गवर्नमेंट में जितनी सारी चीजें थी वो सरकार के फेवर में वो डिसीजन देते थे, और उसके जस्ट बाद जैसे वो रिटायर होते हैं तो उनको राज्यसभा का सांसद नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये कयास लगाया जाता है कि इन्होंने सरकार का फेवर किया और सरकार का मतलब डिसीजन फेवर में दिए, इसके बदले इनको सांसद बना दिया। उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। उसमें कुछ लोगों का कहना यह था कि भाई कोई जो व्यक्ति जो चीज़ जस्टिस रह चुका हो उसके पास बुद्धि विवेक की पर्याप्त तो रहता है, इसलिए यदि संसद में जाएगा तो कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र में रहेगा उस क्षेत्र का आगे उसको बढ़ाएगा। कुछ लोगों का ये मत है कि भाई यदि ऐसा होने लगेगा तो जितने भी चीफ जस्टिस होंगे वो क्या है, उनके जो डिसीजन होंगे वो कहीं ना कहीं क्या होंगे, पक्षपात होने लगेंगे। ठीक, उनको भी लगेगा कि हाँ आगे चल के हम भी इस संसद में आ सकते हैं, और इस वजह से वो भी कभी गवर्नमेंट के खिलाफ डिसीजन देंगे ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। तो इसी प्रकार की जब कोई कंट्रोवर्सी होती है तो इस प्रकार के शब्दों का समय समय पे उद्भव होता रहता है। हालांकि ये समय काफ़ी पुराना, पब्लिक फाइनेंस का बहुत फेमस मतलब एक शब्द है इसका। ठीक, तो अब हम लोग जो एक तरफ से बजट का था वो सारी चीज़ें पढ़े हैं। अब हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे कि संघीय वित्त की समस्याएं क्या होती हैं। वित्त आयोग उसी के लिए गठित किया गया है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और समय पता नहीं यदि अगली क्लास होगी तो फिर उसके बारे में और काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है जानबूझ के। खासतौर से यदि आप पब्लिक इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसमें आप लोगों ने मैं बैट के बारे में कोई चर्चा की ही नहीं। ठीक, सेन बैट, मैन बैट, सेट बैट और जीएसटी, ये सब सारी चीज़ों के लिए कम से कम 2 से 3 क्लासों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा हवाई नहीं चलेगा, नहीं समझ में नहीं आएगा कुछ। ठीक, तो मैं अभी उन सब सारी चीज़ों को पूरी तरह से स्किप कर देता हूँ। मैं आप लोगों को फिजिकल कंसोलिडेटेड जो एक तरफ से कहा जाए संघीय वित्त की समस्याएं हैं, ठीक, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, उसी के लिए क्या है, वित्त आयोग का गठन किया गया है। ठीक, हम लोग देखते हैं कि देखिए जो एक तरफ से कहा जाए कि जो संघ है,
तो उस पर दो प्रकार के असंतुलन उत्पन्न होते हैं और ये संतुलन अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। संतुलन है असंतुलन, ठीक, चाहे वो संघ की समस्या हो चाहे राज्य की समस्या हो। तो उसमें दो प्रकार के असंतुलन है, एक वर्टिकल इम्बैलेंस यानी कि कहा जाए लंबी असंतुलन, और एक होता है हॉरिजॉन्टल धरातीय असंतुलन। ठीक, होता क्या है कि जब केंद्र सरकार के पास वित्त ज्यादा उपलब्ध होता है, ठीक, जब केंद्र सरकार के पास क्या होता है, वित्त की पर्याप्त मात्रा होती है और राज्य सरकारों के पास क्या और केंद्र सरकार के खर्चे कम होते हैं। बात समझिएगा, केंद्र सरकार के पास जब पैसा ज्यादा हो, यानी केंद्र सरकार के पास 100 रुपए है और केंद्र सरकार का खर्च कुल 80 रुपया है, और उधर जस्ट इसके अपोजिट राज्य सरकारों के पास खर्चे ज्यादा हो और उनके पास इनकम कम हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल इम्बैलेंस कहते हैं, लंबी असंतुलन कहते हैं। ठीक, लंबी वित्तीय असंतुलन कहते हैं। अभी मैं इन असंतुलन के बारे की बात ही हम लोग क्या है कि मतलब फाइनेंस कमीशन आता है तो उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर इसी प्रकार क्या होता है दूसरा, धरातलीय असंतुलन, धरातलीय वित्तीय असंतुलन। धरातलीय वित्तीय असंतुलन सिंपल सी बात है, सारे राज्य जानते हैं आप लोग, सारे राज्यों के पास समान मात्रा में आय नहीं है, किसी कोई राज्य बहुत अधिक धनी है, कोई राज्य बहुत अधिक निर्धन है। तो इस प्रकार कुछ राज्यों के पास आय और व्यय के स्रोत अच्छे होते हैं, कुछ राज्यों के पास आय और व्यय के स्रोत क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार जब इन अपने राज्यों के मध्य असंतुलन पाया जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, धरातलीय वित्तीय असंतुलन। ये दोनों असंतुलन को दूर करने के लिए क्या हुआ है कि वित्त आयोग का गठन किया गया। तो पहले इन दोनों को थोड़ा सा लिख लीजिए कि धरातलीय असंतुलन क्या है और वो क्या है। ठीक, लिख डालिए, वर्टिकल फेडरल फिस्कल इम्बैलेंस, ऊर्ध्वाधर या लंबी संघीय राजकोषीय असंतुलन, लंबी संघीय राजकोषीय असंतुलन। क्या लंबी ऊर्ध्वाधर की हिंदी में जानबूझ के शॉर्ट में लंबी बता रहा हूँ, यही सही है, ऊर्ध्वाधर ही सही है, ऊर्ध्वाधर सही है। ठीक है, लिखो ऊर्ध्वाधर, दोनों सही है। में एक वर्ड का बहुत सा होगा। क्या लिखे हैं, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। ठीक, वर्टिकल फेडरल फिस्कल इम्बैलेंस, वर्टिकल फेडरल फिस्कल इम्बैलेंस। ठीक, लिखिए, ऊर्ध्वाधर या लंबी संघीय असंतुलन की स्थिति, लंबी संघीय असंतुलन की स्थिति वह स्थिति है लंबी संघीय असंतुलन की स्थिति वह स्थिति है जिसमें संघ सरकार की आय, जिसमें संघ सरकार की आय, जिसमें संघ सरकार की आय उसकी व्ययों की आवश्यकता की पूर्ति की तुलना में, उसकी व्ययों की आवश्यकता की पूर्ति की तुलना में, आवश्यकता की पूर्ति की तुलना में अधिक हो, व्ययों की आवश्यकता की पूर्ति की तुलना में अधिक हो, जबकि राज्यों की आय, जबकि राज्यों की आय जबकि राज्यों की आय जबकि राज्यों की आय उनके कार्यों के लिए
जबकि राज्यों की आय उनके कार्यों के लिए आवश्यक व्ययों को पूरा करने की तुलना में कम हो। जबकि राज्यों की आय उनके कार्यों के लिए आवश्यक व्ययों को पूरा करने की तुलना में कम हो, की तुलना में कम। दूसरा पॉइंट लिखिए, क्षैतिजी संघीय राजकोषीय संतुलन। क्षैतिज मतलब अभी क्षैतिजी छोटी टी है शायद, छोटी टी, क्षैतिजी राजकोषीय संघीय राजकोषीय संतुलन लिखिए। इससे आशय उस स्थिति से है जिसमें विभिन्न राज्यों की बजटीय प्राप्तियों जिसमें विभिन्न राज्यों की बजटीय प्राप्तियों जिससे विभिन्न राज्यों की बजटीय प्राप्तियों तथा किए जाने वाले सार्वजनिक व्ययों के बीच अंतर हो, ठीक, अंतर हो। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। देखिए, भारत के संविधान में केंद्र व राज्य के भारत के संविधान में केंद्र व राज्य के कर राजस्व के स्रोतों का स्पष्ट निर्धारण है। कर राजस्व के स्रोतों का स्पष्ट निर्धारण है। कर राजस्व के स्रोतों का स्पष्ट निर्धारण है। कर राजस्व के स्रोतों का स्पष्ट निर्धारण है तथा दोनों के व्ययों का उत्तरदायित्व भी सुस्पष्ट है। तथा दोनों के व्ययों का उत्तरदायित्व भी सुस्पष्ट है। तथा दोनों के व्ययों का उत्तरदायित्व भी सुस्पष्ट है। ठीक है, थोड़ा सा समझा दें हम आपको। सिंपल सी बात है कि आप भी जानते हैं संघ सूची सुने होंगे, समवर्ती सूची सुने होंगे और राज्य सूची सुने होंगे। ठीक, आप भी जानते हैं कि कौन सा स्पष्ट निर्धारण है कि कौन सा संघ सूची का विषय होगा, कौन सा राज्य सूची का विषय होगा और कौन सा समवर्ती सूची का विषय होगा। ठीक, सबकी अपनी अपनी मदें हैं। ये भी आपने देखा होगा कि कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स वसूलेगी और कौन सा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट वसूलेगी। ठीक, मतलब कि इसके आप लोग देखते हैं कि संघ सरकार के भी क्या है, अलग अपने अपने खर्चे हैं, उनका भी मानक निर्धारित है, और संघ सरकार की जो आय है, आय का स्रोत है, उनका भी मानक निर्धारित है। उसी प्रकार राज्य सरकार की आय है, उसका भी मानक निर्धारित है और उसके व्यय का भी मानक निर्धारित है। इतना सब होने के बावजूद भी आप देखते हैं कि सारी चीजें अपने आप सुचारू रूप से चलने के बाद भी क्या होता है कि असंतुलन पैदा हो जाता है।
क्यों असंतुलन पैदा हो जाता है? क्योंकि आपने अभी दो कॉन्सेप्ट में आप दोनों में क्या है, आय के डिफरेंस स्रोत है। एक होता है कर उत्प्लावकता और एक होती है कर की लोच। ठीक, एक मैं भी आपको लिखवा दूंगा कर उत्प्लावकता क्या है, कर की लोच क्या है, पहले आप समझ लीजिए। इतना जान लीजिए कि जैसे जैसे आपकी जीडीपी, कर लोच का मतलब ये होता है कि जीडीपी में या इनकम में आपकी वृद्धि होने से आपकी जो कर में जो कर जो आपको प्राप्त होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर की लोच कहते हैं। कर की लोच में सिर्फ इतना देखा जाता है कि टैक्स इज अ फंक्शन ऑफ जीडीपी। ठीक, कर की लोच क्या है, टैक्स इज अ फंक्शन ऑफ जितना टैक्स ज्यादा उतना लोचिता कम, टैक्स ठीक। कर की लोच क्या है, कर की लोच है कि यदि टैक्स किसका फलन है, जीडीपी, यानी कि यदि जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि आपकी इनकम बढ़ना, इसका मतलब है कि टैक्स आपका ऊपर की ओर जाएगा। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्स इलास्टिसिटी कहते हैं। क्वेश्चन एक आध बार यूपीएससी में शायद पूछा गया था डेफिनेशन को लेकर कि कर की लोच क्या है। एक होता है टैक्स उत्प्लावकता, कर उत्प्लावकता, कर उत्प्लावकता। ठीक, हिंदी कहते हैं टैक्स बियोंसी, टैक्स बियोंसी। ठीक, हिंदी इसकी क्या है, कर उत्प्लावकता, और इसकी है टैक्स इलास्टिसिटी। ठीक, ये क्या है, टैक्स इलास्टिसिटी। टैक्स इलास्टिसिटी और वो क्या है, टैक्स बियोंसी। ठीक, इन दोनों के इसमें क्या होता है, कर की उत्प्लावकता में क्या देखा जाता है, टैक्स इलास्टिसिटी में क्या देखा गया, सिर्फ जीडीपी फंक्शन किसका है, सॉरी, टैक्स इज अ फंक्शन ऑफ क्या है, जीडीपी, यानी कि टैक्स किस पर निर्भर कर रहा है, टोटल पूरी तरह जीडीपी पे। तो जो टैक्स उत्प्लावकता है, टैक्स बियोंसी, उसका मतलब होता है कि कर सिर्फ जीडीपी पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की नीतियां अपनाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के अलग अलग मतलब अलग कह सकते हैं नीतियां हैं, या उसके द्वारा जितने भी इंस्ट्रूमेंट अपनाए जाते हैं कि टैक्स को घटाया जाए कि बढ़ाया जाए, इन सब सारी चीजों को जब ध्यान में रखा जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्स उत्प्लावकता कहते हैं, कर की टैक्स बियोंसी कहते हैं। ठीक, तो टैक्स बियोंसी जो कर की लोच है, उसमें सिर्फ हम लोग किसको ध्यान में रखते हैं, सिर्फ जीडीपी को ध्यान में रखते हैं, यानी कि जीडीपी में कोई भी चेंजेस आ रहा है तो टैक्स में हमारे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर की लोच कहते हैं। और कर की उत्प्लावकता क्या है कि जीडीपी के अलावा भी बहुत सारी सरकार की जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जा रही हैं, सरकार के द्वारा जो भी क्रियाएं की जा रही हैं, उन सब चीज़ों का जब अध्ययन किया जाता है और उसके आधार पर टैक्स का आपस में रिलेशनशिप देखा जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर की उत्प्लावकता कहते हैं। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सरकार के, जो केंद्र सरकार है, इसलिए इसको दोनों शब्दों को बताया क्योंकि केंद्र सरकार के पास क्या होता है कि टैक्स उत्प्लावकता यानी कि कर की उत्प्लावकता ज्यादा होती है। सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर होती है कि उसको किस प्रकार का रूल बनाने, किस प्रकार के रेगुलेशन बनाने, किस प्रकार की पॉलिसी डिसीजन, पॉलिसी मेकर है, डिसीजन कैसे लेना है। इसकी वजह से क्या होता है कि केंद्र सरकार के पास आय के साधन अधिक आ जाते हैं, ठीक, और अपेक्षाकृत राज्य सरकारों के। इसकी वजह से ही क्या है कि आपने देखा है कि लंबी असंतुलन, ठीक, या क्षैतिज असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, और इसी असंतुलन को दूर करने के लिए क्या हुआ, फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया। क्या लिखे हैं आप लोग अभी तक, ये बात समझ में आई कि नहीं, अभी तक तो समझ आया? किसी को कोई समझ दिक्कत हुई कर उत्प्लावकता में, नहीं समझ में आया किसी को, नहीं समझ में आया? ये एक बार कर की लोच समझ में आ गई कि कर की लोच क्या है, कर की लोच समझ में आई कि नहीं? आप लोगों ने सिंपल सी बात है कि कोई चीज़ जब आप लोग इकोनॉमिक्स में 1-2 मिनट में आपका टाइम लूँगा, आप जब किसी अन्य बातें यदि समान रहे तो आप ये मान के चलते हैं कि नहीं
कि किसी वस्तु की कीमत यदि बढ़ेगी तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसमें किसी को कोई समस्या, कीमत यदि आपकी बढ़ जाएगी तो मांग कम हो जाएगी कि नहीं, ठीक। उसी प्रकार क्या है, लेकिन अन्य बातें समान है कि नहीं। आप सपोज दैट मान लीजिए वो कीमत जिसकी बढ़ रही है वो चीज आपके लिए बहुत आवश्यक हो, जीवनदायक हो, मेडिसिन की चीजें हो, ठीक, उसके बिना आप ना रह पाए, तो यदि उसकी कीमत बढ़ जाएगी तो आप खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे, खाओगे कि नहीं। तो हम अन्य बातें समान रह कर मान के चलते हैं कि यदि कीमत में वृद्धि होगी और अन्य बातें सारी चीजें समान है, नॉर्मल है, तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है कि नहीं। उसी प्रकार क्या है यहाँ पे हमने देखा कि टैक्स इज ए फंक्शन ऑफ जीडीपी। अन्य बातें यहाँ पर हमने क्या किया, फिक्स कर दी, छोड़ दी, ठीक। यदि जीडीपी में कोई भी चेंजेस आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कर हमको ज्यादा देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, यदि आपके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो जैसे जैसे उसकी आय बढ़ती जाती है उसको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा कि नहीं, ठीक। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर की लोच कहते हैं। अब आपने सिर्फ कर की लोच में क्या देखा कि जीडीपी में वृद्धि हुई या इनकम में वृद्धि हुई तो आपको कर ज्यादा देना पड़ा। इसके अलावा भी क्या है, सरकार हो सकता है आपको कर, आपकी जीडीपी तो बढ़ गई, सरकार इसके साथ साथ क्या कर सकती है, आपकी ऐसी नीतियां लगा सकती है कि आप जो टैक्स दे रहे हैं उसमें आपको डिविडेंड भी मिलेगा। मान लीजिए आप क्या है कि 1 करोड़ रुपए टैक्स भर रहे हैं तो सरकार आपको क्या है 10 लाख 15 लाख का क्या कर दे, इंसेंटिव दे दे, ठीक। या सरकार क्या करे कि आपके नाम से मान लीजिए आपका पैसा कट रही है उसमें से सरकार 5% 10% आपको क्या कर दे कि एक तरफ से कहा जाए कि वो डिविडेंड दे दे, या फिर आपका पैसा जो है मार्केट में लगा दे, या आपके नाम से कोई योजना खोल दे, ठीक। आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन का आपने नाम सुना होगा, सरकार आपको हो सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दे, ठीक। सरकार ऐसी नीतियां अपना दे कि मान लीजिए कि सरकार चाहे तो आपको क्या करे, इनकम बढ़ने के बाद भी आपका टैक्स कम कर दे। जैसे इस बार के टैक्सेशन में जो बजट में आया है, इनकम 12,75,000 रुपए तक भी है तो आपका टैक्स मुक्त है। अभी इस बार राहत नहीं, अगली बार राहत मिलेगी, ठीक। क्योंकि इस बार का जो बजट पिछली बार के रूल, इस बार जो फाइनेंशियल ईयर होगा हम लोग पिछले बार के हिसाब से भरेंगे, अगले बार का देखा जाएगा। तो अब कहने का मतलब यही है कि इस बार हमको क्या है, अगली बार क्या होगा, हमको छूट मिल जाएगी। तो जीडीपी तो हमारी बढ़ गई, लेकिन टैक्स क्या होगा हमारा, बढ़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप पाया जा सकता है। तो इनवर्स है एक दूसरे के, इनवर्स है एक दूसरे के, इनवर्स क्या मतलब अगर वो बढ़ेगा तो वो घटेगा, अगर बढ़ेगा नहीं, दोनों बढ़ सकते, इसमें तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है ना। आपकी इनकम बढ़ रही तो टैक्स आप ज्यादा दे रहे हैं ना, कर की लोच में। और कर की उत्प्लावकता में क्या है कि आपकी इनकम बढ़ी तो हो सकता है आपको कर कम भी देना पड़े, हो सकता है ज्यादा भी देना पड़े, ठीक। कोई ऐसी नीति आ जाए जिसे अभी अगले बार बजट क्या है, सस्ता टैक्स स्ट्रक्चर क्या हो गया, बढ़ा दिया गया, इनकम तो आपकी बढ़ गई लेकिन टैक्स रेट आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक। तो इस कहने का मतलब ये है कि अन्य चीजें भी, बहुत सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें जोड़ सकते हैं, और इन्हीं को जोड़ने को हम क्या कहते हैं, टैक्स ब्योंसी कहते हैं, ठीक। इन सारी नीतियों की जो सरकार की कर की नीतियां हैं, सरकार डायरेक्ट टैक्स कितना वसूलेगी, सरकार इनडायरेक्ट टैक्स कितना वसूलेगी, उसकी वजह से आपके करों पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, ठीक। तो इस प्रकार के प्रभाव का जब अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर की उत्प्लावकता कहते हैं, ठीक। ये दोनों चीजें मतलब एक उसमें इंपॉर्टेंट है, मैं इसको लिखाया नहीं हूँ, आपको समझा दी हूँ, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक। भूल जाएंगे तो तुम्हारी बात है, भूल जाओगे तो भूल जाओगे, याद रहेगा तो कोई अच्छी बात है। तो क्या लिखे आप तक अभी तक, राज्य के स्रोतों का स्पष्ट निर्धारण है, दोनों के व्ययों का उत्तरदायित्व भी सुस्पष्ट, बस यहीं तक। जब केंद्र तथा राज्य अपने निर्धारित परिक्षेत्रों में ये क्रियाकलाप संपादित करते हैं, तो दो प्रकार के संघीय वित्तीय संतुलन उत्पन्न हो जाते हैं। तो दो प्रकार के संघीय वित्तीय असंतुलन उत्पन्न हो जाते हैं। तो दो प्रकार के संघीय वित्तीय असंतुलन उत्पन्न हो जाते हैं। तो दो प्रकार के संघीय वित्तीय असंतुलन उत्पन्न हो जाते हैं।
तो दो प्रकार के संघीय वित्तीय असंतुलन उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए, यद्यपि ये वित्तीय संतुलन कौन है? दोनों वित्तीय संतुलन आप लोगों ने अभी लिखा है, लंबी और क्षैतिज। ठीक, देखिए, यद्यपि ये वित्तीय संतुलन तो स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, यद्यपि ये वित्तीय संतुलन तो स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, ये वित्तीय संतुलन तो स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु ऐसी कोई स्वचालित प्रक्रिया नहीं है, किंतु ऐसी कोई स्वचालित प्रक्रिया नहीं है, ऐसी कोई स्वचालित प्रक्रिया नहीं है जो इसमें स्वतः कमी ला सके, जो इसमें कमी ला सके। जो इसमें कमी ला सके, यही कारण है कि भारत के संविधान में, यही कारण है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 280 के अंतर्गत, यही कारण है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों की अवधि के लिए वित्तीय अनुशंसाओं हेतु, प्रत्येक 5 वर्षों की अवधि के लिए वित्तीय अनुशंसाओं हेतु वित्त आयोग का गठन किया जाता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अभी आप लोगों ने वित्त आयोग के बारे में पढ़ा रहा होगा, लेकिन ये नहीं समझ में आता रहा होगा कि वित्त आयोग गठित किया जाता है। काम भी समझ में आता रहा होगा कि हाँ, ये सरकार क्या, राज्य सरकारों को क्या है कि राजस्व को हस्तांतरित करता है, लेकिन क्यों हस्तांतरित करता है, क्यों जरूरत पड़ी, उसके बारे में आज आप, मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा कि ये रीजन है जिसकी वजह से वित्त आयोग गठित है और वित्त आयोग क्यों ऐसे कार्य करता है। ठीक, अब आगे लिखिए, इसका कुछ 2-3 पॉइंट है। वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अंतर्गत निर्देशित है। वित्त आयोग के विविध क्रियाकलापों का संचालन, वित्त आयोग के विविध क्रियाकलापों के संचालन का प्रावधान वित्त आयोग के विविध क्रियाकलापों के संचालन का प्रावधान, वित्त आयोग के विविध क्रियाकलापों के संचालन का प्रावधान, वित्त आयोग अधिनियम संचालन का प्रावधान, वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अंतर्गत निर्देशित है, 1951 के अंतर्गत निर्देशित है, 1951 के अंतर्गत निर्देशित। पैराग्राफ चेंज करके कुछ पॉइंट लिख लीजिए। वैसे सब पॉलिटिकल साइंस का विषय है, कहिए तो लिखवाएं, कहिए तो नहीं लिखवाएं। ठीक, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता होगा ना ये सब सारी चीजें, पढ़ाई है कि नहीं? इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्या, हमको अपना आर्थिक चीजें देखना है। आर्टिकल कहाँ हम लोग जाने भाई, आर्टिकल आप लोग जानिए, राजनीति के विद्यार्थी होते। ठीक, खैर लिखिए, कुछ 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। 15वां वित्त आयोग, पहले ऐसा लिखिए, अनुच्छेद 280 के सब सेक्शन 3, अनुच्छेद 280 के सब सेक्शन 3, मार्कर उठा लेता हूँ, सेक्शन 280 का जो सब सेक्शन है, अनुच्छेद 280 के सब सेक्शन 3 के तहत वित्त आयोग को राष्ट्रपति को सिफारिशें करनी होंगी, राष्ट्रपति को सिफारिशें करनी होंगी।
राष्ट्रपति को सिफारिशें करनी। अगला पॉइंट लिखिए, आर्टिकल 243 का आई, आर्टिकल 243 का आई राज्य के राज्यपाल को राज्य के राज्यपाल को एक राज्य वित्त आयोग का राज्य के राज्यपाल को एक राज्य वित्त आयोग का गठन करना होता है। राज्य के राज्यपाल को एक राज्य वित्त आयोग का गठन करना होता है। अगला पॉइंट लिखिए, यह एक संवैधानिक निकाय है। यह एक संवैधानिक निकाय है। यह एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा पॉइंट, इसकी सिफारिशें गैर बाध्यकारी होती हैं। समझा ना, गैर बाध्यकारी हैं, जरूरी नहीं कि इसको माना ही जाए। इसकी सिफारिशें गैर बाध्यकारी होती हैं। इसकी सिफारिशें गैर बाध्यकारी होती है। यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है। यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है। यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब आप लोग अभी हेडिंग डाल लीजिए, वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था। वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था। वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था, इसी के नीचे हेडिंग डालिए, वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था। वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था। देखिए, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष 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 केसी पंत ने 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी पंत ने 1994 में इसका अनुमोदन किया था। इसका अनुमोदन किया था। इसका अनुमोदन किया था। अनुमोदन किया था। इस पर विचार विमर्श के पश्चात 1994 लिखी है ना। इस पर विचार विमर्श के पश्चात संसद द्वारा संविधान के 80वें यानी 80 नंबर जो है 80वें संशोधन सन 2000 द्वारा संसद के सब फिर से लिखिए। 80वें संशोधन 2000 द्वारा 80वें संशोधन 2000 द्वारा 9 जून को राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई। 9 जून को राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई। एक डेट इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9 जून को राष्ट्रपति द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई। पीसीएस में इस तरह आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि डेट वाइज क्वेश्चन, जैसे मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ाई थी, उसमें क्या नाम है, ये जो फूड सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन आया था, लेकिन उसमें डेट दे दिया। अब यदि आप लोगों ने डेट में ध्यान नहीं दिया रहा होगा तो उसमें 5 जुलाई 1912 करके कुछ ऐसे करके ऐसे डेट रखी हुई थी। आप लोग को लगेगा कि हाँ ये डेट हो सकती है, इतना एग्जैक्ट डेटा कैसे है, तो चाहे सी बात है क्वेश्चन फिर आपका गलत हो जाएगा, ठीक।
तो इसके आगे लिखिए इसके मुख्य फीचर्स इनकी क्या होगी मुख्य विशेषताएं। हाँ, इसके दो मुख्य विशेषताएं थी, दो मुख्य विशेषताएं थी। ये इकट्ठा कैसे हटेगा ये पूरा नाम लगाइए पंजा का प्लेट वाला। अच्छा इसे वाला और सर पूरा लाइन लेके जा रहा है एक पूरा तो आप जहाँ ले जाएंगे वहाँ हमारे कमांड करेगा। एक बार आप ले जाइए इसको लगाने की जरूरत क्या है? हाँ, इसमें पीपीयूपीटी के प्रेजेंटेशन के लिए बढ़िया रहेगा। ठीक, तो लिखिए इसमें दो मुख्य विशेषताएं। संविधान के अनुच्छेद 268-69 में, संविधान के अनुच्छेद 268-69 में, संविधान के अनुच्छेद 268-269 में, संविधान के अनुच्छेद 268-269 में सम्मिलित करों तथा अधिभारों, सम्मिलित करों तथा अधिभारों, संविधान के अनुच्छेद 268-269 में सम्मिलित करों तथा अधिभारों व उपकरों को छोड़कर सभी केंद्रीय करों व शुल्कों में, सभी केंद्रीय करों व शुल्कों में, सभी केंद्रीय करों व शुल्कों में केंद्र व राज्यों की भागीदारी हो, केंद्र व राज्यों की भागीदारी हो, केंद्र व राज्यों की भागीदारी हो। अगला पॉइंट लिखिए, केवल उन्हीं राज्यों को, केवल उन्हीं राज्यों को इन करों व शुल्कों में, केवल उन्हीं राज्यों को, केवल उन्हीं राज्यों को उन करों व शुल्कों में एक अंश पाने का अधिकार होगा, एक अंश पाने का अधिकार होगा। अंश पाने का अधिकार होगा, अंश पाने का अधिकार होगा जिसमें ये कर वसूल, जिसमें ये कर वसूल जिसमें ये कर वसूल संबंधित वर्ष में लगाए गए हैं, संबंधित वर्ष में लगाए गए हैं। संबंधित वर्ष में लगाए गए हैं। संबंधित वर्ष में लगाएगा। ठीक, एक तरफ आप लोग 14वां एक और आप वो बना लीजिए, वेटेज में 14वां वित्त आयोग और 15वां वित्त आयोग दो बना लीजिए आप। ठीक, क्राइटेरिया थोड़ा बड़ा रहेगा तो इसमें आप लोग दो लिख लीजिए, एक 14वां वित्त आयोग और एक 15वां वित्त आयोग, क्योंकि लेटेस्ट में इन्हीं दोनों का कंपेयर पूछा जा सकता है। क्राइटेरिया यानी कि कसौटी और वेटेज इनका किसमें कितना कितना परसेंट रहेगा तो उसको आप लोग बना लीजिए। चौदहवां वित्त आयोग की मैं सिर्फ डायरेक्ट इसको क्राइटेरिया लिखा रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें 14वां वित्त आयोग ने रिकमेंडेशन किया हुआ है, 15वां ने भी किया हुआ है, तो आप लोग 15वां वित्त आयोग 14वां वित्त आयोग को और अच्छे से विस्तार से पढ़िएगा। ठीक, लिखिए पहला जनसंख्या, हाँ क्राइटेरिया में लिखिए जनसंख्या, जनसंख्या 1971, जनसंख्या 1971, जनसंख्या के सामने 1971 लिख दीजिए।
जनसंख्या 1971, ठीक। इसके सामने 14वां वित्त आयोग के सामने लिख लीजिए 17.5, यहाँ पे लिख लीजिए 15, 17.5, यहाँ पे लिख लीजिए 15%। फिर जनसंख्या के नीचे क्या है 2011, 10%, 12.5। अब अगला आय, तो 14 में है 50%, 15 में 45%। तीसरा है क्षेत्रफल, %15। वनाच्छादन 14वां का है 7.5 और 15वां का है 10%। इसको हैंड से स्वाइप कर दो ऊपर चला जाओ। अच्छा ऐसे चला जाए। हाँ तो जो बना इस पे क्लिक करो, पहले उस पे क्लिक कीजिए, हाँ, पंजे के पास, पंजे पे क्रॉस वाला, उससे क्रॉस वाला, ये वाला उसके एरो वाला है, उस पे क्लिक अरे ऊपर स्क्रॉल करना, स्क्रॉल बता रहे हैं। ये हाँ, ऊपर करो इसके से थोड़ी ना होगा। अच्छा, पंजे के जो पड़ोस में बना है उस पे कर सकते हैं, बिल्कुल उल्टी चली जा रही है। चंडी उल्टी चली जा रही है। अरे ठीक है, टेक्निकल सोनो एक ही बचा हुआ है बस। चेक इसको हम लोग जीरो है पहले वो तो क्या बस करो बस। अब कहीं लास्ट है फिजिकल डिसिप्लिन, यानी कि क्या सकते हैं फिजिकल डिसिप्लिन को राजकोषीय अनुशासन। राजकोषीय अनुशासन, फिजिकल डिसिप्लिन। इसको जोड़ो कितना हुआ? 60, 70, ये हो गए हैं 70, 70, 95% 95 होगा, 5 कहाँ रहे? 15%, क्षेत्रफल में 15%, सॉरी क्षेत्रफल में 15%। क्षेत्रफल के सामने 15%, आय 50% है, वनाच्छादन 7.5%। मैंने उसका लिखवा दिया था, 13वें का लिखवा दिया था। क्षेत्र में कितना लिखे हैं? 15%, ठीक। हाँ, क्षेत्र में दोनों 15% है। फॉरेस्ट कवर में 7.5, उसमें 10, राजकोषीय अनुशासन में इसमें एक भी नहीं है, राजकीय अनुशासन में इसमें 0 है, उसमें क्या है 2.5%, ठीक। अब देखिए जो आपने लिखा है इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो ये है कि इसमें आपने देखा जनसंख्या 1971 है, ठीक, जनसंख्या 1971 और फिर लिखा गया जनसंख्या 2011। अभी तक जितने भी आयोग गठित हुए थे सभी मानक किसके लिए रहे थे? 1971 की जनसंख्या को ही आधार मानकर गणना किया जाता था हमेशा, जिसको पैसा प्रोवाइड कराना होता था जिस राज्य को। 2014 वित्त आयोग में जब साउथ के जितने भी राज्य हैं वो साउथ के राज्यों ने इस चीज़ का विरोध किया कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग अपनाओ, ठीक, या फिर कह सकते हैं परिवार नियोजक उपाय अपनाइए, और उधर क्या है कि जो उसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसको आप पैसा भी ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक।
तो इससे जो साउथ के जितने भी राज्य हैं उन सब सारी चीजों ने इनका बहुत ज्यादा विरोध किया कि इसमें क्या उत्तर प्रदेश हमारा, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इनको इसमें क्या है पैसा ज्यादा मिलता था। इसीलिए क्या हुआ कि इसके बहुत ज्यादा विरोध करने के कारण क्या हुआ, 2011 में एक इसको कह सकते हैं जनांकीय परिवर्तन, डेमोग्राफिक चेंजेस के लिए क्या है एक नया आधार वर्ष 2011 बनाया गया। और इसमें जो राज्यों ने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया था, जितने फैमिली प्लानिंग से संबंधित जितने राज्यों ने जितना अपना विस्तार किया था, उसके लिए क्या हुआ कि 10% रख दिया गया कि 10% क्या होगा कि जो राज्यों ने अपने जनसंख्या को नियंत्रित किया होगा या फिर कह सकते हैं डेमोग्राफिकल चेंज में अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया होगा, उसके लिए 10% इसके लिए निर्धारित कर दिया। ठीक, दूसरा चीज क्राइटेरिया क्या है, इनकम का। इनकम जिसके पास जितनी, एक तरफ से कहा जाए, मैं इसमें 2 राज्य जो गोवा थे, गोवा सबसे अधिक राज्य वाला मतलब इनकम वाला राज्य था, अधिक राज्य वाला मतलब इनकम वाला राज्य था। उसके बाद फिर सिक्किम आता है, लेकिन ये दोनों राज्य क्या थे, बहुत छोटे छोटे थे। ठीक, ये दोनों राज्य बहुत छोटे छोटे होने के कारण क्या हुआ, तीसरा जो सबसे अधिक आय वाला राज्य था वो क्या था, हरियाणा था। इसीलिए क्या था कि हरियाणा राज्य को क्या है बेस मानकर जितने राज्यों की इनकम जितनी कम होगी उसी के आधार पर उनको क्या है डिवीजन पूल में 14वें वित्त आयोग में 50% रखा गया, 15वें वित्त आयोग में 45% रखा गया। ठीक, क्षेत्रफल यानी कि कौन सा राज्य कितना क्षेत्र पर विस्तृत है, बड़ा है, उसके आधार पर 15% डिवीजन दोनों में रखा गया था। और ये वनाच्छादन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फॉरेस्ट कवर की जो बात की गई थी वो इसके पहले 14वें वित्त आयोग के पहले किसी वित्त आयोग ने नहीं की थी। पहला कॉन्सेप्ट इन्होंने 2 चीजें इन्होंने नहीं लाई, एक तो पहला 7.5% का फॉरेस्ट कवर का। ठीक, इन्होंने क्या किया था, फॉरेस्ट कवर के लिए नया एक कह सकते हैं क्राइटेरिया डिसाइड की। इसके पहले जो 13वां वित्त आयोग, ये 12वां था, 11वां था, ये नहीं। ठीक, तो ये इनका पहला चीज था। दूसरी चीज जो किया था, जो 2011 के पॉपुलेशन को लिया था, ये भी इनका एक नया कॉन्सेप्ट था। ठीक, तो ये 2 नया कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया था। और इसी के लिए, और इस बार जो 15वां वित्त आयोग है उसने एक नया कॉन्सेप्ट क्या लाया, फिजिकल डिसिप्लिन की बात की, राजकोषीय अनुशासन की बात की कि जो राज्य अपने मतलब आय व्यय की क्रियाओं में जितना ज्यादा सुदृढ़ रहेंगे, जितना ज्यादा मजबूत रहेंगे, उसके लिए क्या है 2.5% का एक्स्ट्रा उसको एवज दिया जाएगा। ठीक, तो ये 3 राज्यों को आप लोग याद रखेंगे खासतौर से इनकम के लिए। एक गोवा था, दूसरा चीज था सिक्किम, तीसरा चीज था क्या है हरियाणा। हरियाणा के ऊपर 2 राज्य थे, तो आप लोगों से एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि हरियाणा को तो मानक रखा गया है, तो हरियाणा से तो जो गोवा की आय और सिक्किम की आय है उनकी तो ज्यादा है, तो उनको तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए फिर, है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था। हरियाणा के बाद जो चौथा राज्य था वो क्या था, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश चौथा सबसे सर्वाधिक आय वाला राज्य था। तो ये जो हिमाचल प्रदेश है और जो हरियाणा है, इन दोनों की जो आय के बीच का अंतर है, इसी अंतर के बराबर जो है गोवा को और सिक्किम को। ठीक, गोवा और सिक्किम को, इन दोनों राज्यों के बीच में जो इनकम में डिफरेंस था, इन्हीं दोनों के अंतर के बीच जो गोवा और सिक्किम को क्या है इसके एवज में क्या है, इसके परसेंटेज के रूप में इन 2 राज्यों को भी आय के लिए क्षैतिज हस्तांतरण दिया जाएगा। ठीक, तो इतना 14वां वित्त आयोग और 15वां वित्त आयोग था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। खासतौर से ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो मानदंड है क्या है, क्षैतिज जो आप लोगों ने असंतुलन पढ़ा था, क्षैतिज असंतुलन को दूर करने के लिए वित्त आयोग क्या है इनको राज्यों को हस्तांतरित करता है। और इसके साथ साथ क्या है कि 14वां वित्त आयोग में एक चीज ध्यान रखेंगे कि डेमोग्राफिक चेंजेस के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया और फिर फॉरेस्ट कवर के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया। ठीक, 15वां वित्त आयोग में क्या हुआ, इनका परसेंटेज याद रखना चाहिए, परसेंटेज पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, कई बार एग्जाम में परसेंटेज पूछा गया है। और दूसरा क्या, राजकोषीय अनुशासन 2.5% नया कॉन्सेप्ट इस बार लाया गया। ठीक, तो ये आपका 14वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग है, जिसके बाद बहुत सारी चीजें इसमें बची हुई हैं। मैं आपको गार्डियन फार्मूला, प्रोनोमेट्रिक फार्मूला, ये सब सारी चीजें और भी टैक्स स्ट्रक्चर की काफी चीजें बची हुई हैं। जीएसटी बचा है, सेंट वैट है, वैन वैट है। तो क्लास देखते हैं कि कल होगी तो जितना हो सकेगा कवर करेंगे, नहीं तो 4 ही क्लास लगेगी शायद आपकी पब्लिक में। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको लिखना है वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था मतलब ये जो मानक निर्धारित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, 10वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे केसी पंत ने क्या किया था, इसी के लिए मानक निर्धारित किया। और उसके जो फीचर्स 2 हैं कि सरचार्ज और करों को छोड़कर, ठीक, सेस और सरचार्ज को छोड़कर जितने भी कर होंगे वो उसी राज्य से संबंधित होंगे, उसी राज्य पे उसके अधीन होंगे। ठीक,
तो इन दोनों चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। जो 36 मानदंड है इसको सबसे पहले 10वें वित्त आयोग ने निर्धारित किया था, और उसमें आप लोगों ने लिखा है कि सन 2000 में 80वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 9 जून 2000 को इसको अपना लिया गया। ठीक, तो ये भी डेट आप लोग याद रखेंगे। और जितनी सारी चीज़ें होंगी यदि क्लास होगी तो फिर मैं और चीज़ों को डिस्कस करूँगा। उसमें मेरी आज तबीयत थोड़ा सही है नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों को 1.5 घंटे पढ़ा पाऊँगा, लेकिन मैं मान के ही नहीं चला कि मेरी तबीयत खराब है, तो शायद पढ़ा लेंगे। हाँ,